नमस्कार। सवाल देश का विद्रोही वन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ है इंडिपेंडेंट प्रवक्ता संकेत चतुर्वेदी जी, हमारे साथ है बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर अविरल मलिक जी, हमारे साथ है हाईकोर्ट के लॉयर और इंडिपेंडेंट प्रवक्ता सत्यप्रकाश जी, राजीव खुराना जी जो इंडिपेंडेंट प्रवक्ता भी हैं और आरएसएस के विचारधारा से प्रभावित हैं, और हमारे साथ हैं अमन जी जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो बात करने जा रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं जो लास्ट भाषण दिया है राज्यसभा में मोदी जी ने, और उसकी अब खूब चर्चा होने लगी है क्योंकि उसके पहले जो लोकसभा में राहुल गांधी ने भाषण दिया था, जिसको बहुत बुरी तरीके से जो है सोशल मीडिया पे उसको जो है प्रभावित किया गया और सोशल मीडिया पे उसको पेड कैंपेन भी चलाया गया और राहुल गांधी को जो है एक तरीके से हीरो बनाने की कोशिश किया गया। वैसे तो हम सभी को पता है कि राहुल गांधी कई बार जो है लॉन्च हो चुके हैं, और इस बार जो है लोकसभा का जो विपक्ष के नेता के तौर पे उनका एक पहला भाषण था, लेकिन पहले भाषण में ही उन्होंने इतना झूठ बोल दिया, इतना झूठ बोल दिया। और राहुल गांधी की एक नेचर बनती जा रही है कि वो सिर्फ झूठ नहीं बोलते, वो झूठ में जीते भी हैं। पहली बार कि वो जब से पैदा हुए हैं तब से वो सत्ता के सेंटर में रहे हैं, जो पिछले 15 साल से कंप्लीटली जो वो सत्ता से बाहर है, तो वो ना गांधी परिवार को डाइजेस्ट हो पा रहा है, ना कांग्रेस को डाइजेस्ट हो पा रहा है। और राहुल गांधी जो एक ऑफेंडर बन के आ गए हैं कि वो ढीठ बन गए हैं झूठ बोलने के मामले में। अब जो ताजा झूठ है, वैसे तो बहुत सारे झूठ है, लेकिन आज हम जिस झूठ पे बहस करने जा रहे हैं, जो झूठ का मुद्दा है, जिसमें उन्होंने कहा कि अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं मिलता है। वैसे तो जो भी आर्मी में शहीद होते हैं वो बहुत ही दुखद बात है, लेकिन जो भी शहीद होता है उसको शहीद का दर्जा मिलता है, ऐसा कोई लिखा हुआ पेपर नहीं है। बट शहीद का दर्जा मिलने का मतलब है कि उनको लगभग 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया जो भी उनके रैंक होता है उसके हिसाब से उनको एक तरीके की उनके परिवार को सहायता राशि दी जाती है आगे के जीवन यापन के लिए। तो राहुल गांधी ने पहले तो पार्लियामेंट में झूठ बोला कि भाई अग्निवीर को जो है कोई सहायता राशि नहीं मिलता। जब राजनाथ सिंह ने वहां पे काउंटर किया तो ये एक अग्निवीर है जो अभी शहीद हो गए थे, सुनील जी नाम है या पता नहीं नाम में मैं भूल रहा हूं, उनके घर पहुंच गए और उनके पिताजी का बाइट दिखाया जिसमें उनके पिताजी ने कहा कि हमें कोई पैसा नहीं मिला है। और राहुल गांधी ने कहा कि देखिए राजनाथ सिंह जी ने पार्लियामेंट में झूठ बोला है, लेकिन जब मीडिया जाके उसके पिताजी से पूछा तो उसने बोला नहीं, मुझे 58 लाख रुपया मिला है। और फिर उसके बाद आर्मी चीफ ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने पूरा डिटेल दिया है कि अभी तक 98 लाख समथिंग उनको दिया जा चुका है और लगभग 60 लाख के आसपास और देना है, जिसका एक प्रोसेस है कि पुलिस वेरिफिकेशन के बाद उनको मिलेगा, जो कि उनको मिल जाएगा। तो ये जो झूठ बोलना और झूठ की जिंदगी जीना और झूठ पे झूठ बोलना और लगातार झूठ बोलना, ये राहुल गांधी की एक आदत बनती जा रही है। और इतना बड़ा नेता बन गए हैं वो आज के डेट में, लोकसभा का विपक्ष का जो है अध्यक्ष हैं विपक्ष के, उनको इस तरीके से झूठ बोलना शोभा नहीं देता। तो आइए सबसे पहले इस पे फीडबैक लेते हैं। अविरल जी, जिस तरीके से मोदी जी ने राहुल गांधी के भाषण को काउंटर करते हुए कहा कि मंद बुद्धि बालक, तो क्या मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनको प्रतिपक्ष के नेता के बारे में ऐसा मंद बुद्धि बालक बोलना उचित लगता है आपको? जी नहीं, देखिए पब्लिक ओपिनियन यही है, जनता के मध्य में जाइए, जनता से पूछिए जनता क्या कहती है। जनता की राय लेना बेहद आवश्यक है। जनता की यदि आप जाकर राय लेंगे तो पब्लिक यही कहेगी। और उसके साथ साथ इस प्रकार का व्यवहार राहुल गांधी के द्वारा किया जाता है वो आपने देखा होगा। लेकिन हो सकता है रोहित जी आप राहुल गांधी को विद्वान मानते हो, वो एक अलग विषय। ठीक है, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि राहुल गांधी ने जो भाषण दिया वो 1 घंटा से ज्यादा का भाषण था, और उसमें हो सकता है कि उन्होंने एक दो चीजें जो उनकी आदत है वो या तो ओवर कॉन्फिडेंस में या जो उनको लिख के देता है वो पढ़ देते हैं, लेकिन साथ में उन्होंने नीट पे जिस तरीके के सवाल उठाए हैं, अग्निवीर के 4 साल के टेन्योर पे सवाल उठाए हैं,
महंगाई पे सवाल उठाए हैं, बेरोजगारी पे सवाल उठाए हैं, तो आप इससे तो मुकर नहीं सकते, भाग नहीं सकते। जी बिल्कुल। देखिए, चिल्लाने को भाषण नहीं कहा जाता है, और उसके साथ साथ विदाउट एविडेंस बोलने को भाषण नहीं कहा जाता है, विदाउट फैक्ट्स बोलने को भाषण नहीं कहा जाता है। तो तरीके का भाषण होता है, जनता से जुड़ा हुआ भाषण होता है, वो ठीक है, जनता के आधार पर होता है, जनता के फीडबैक के आधार पर होता है। जनता कुछ और अपनी राय दे रही है, जनता का ओपिनियन कुछ और है। जनता ने जिताया भारतीय जनता पार्टी को है, और किस आधार पर जिताया है? इसी आधार पर जिताया कि हमने जनता की सेवा की है, और जनता ने उस पर मोहर लगाई है। अब उसके बाद राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, ये घर में बैठकर तय कर लेते हैं। ठीक है सत्य प्रकाश जी, जिस तरीके से राहुल गांधी के भाषण को प्रधानमंत्री ने काउंटर किया है, वो आप उसको पहले तो उसकी समीक्षा करें, और दूसरा कि क्या एज ए प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी को अब भी झूठ बोलना, या फैक्ट पे जो बातें पूरी तरीके से 100% सत्यापित ना किया जाए, ऐसी बातें पार्लियामेंट में बोलना अब उचित है जब वो लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता हो चुके हैं? देखिए रोहित जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि राहुल गांधी करीब करीब 20 साल से एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं। बिल्कुल। और 20 वर्षों से एक्टिव पॉलिटिक्स में होने के बाद, और उस परिवार से बिलोंग करते हैं जिस परिवार का इतिहास पूरी तरह से राजनीतिक रहा, और 15 साल बाद अगर वो पार्लियामेंट में जाके अपने स्पीच का एडवेंचरिज्म कर रहे हैं तो ये शर्मनाक है। पार्लियामेंट कोई भाषण सीखने की जगह नहीं है, पार्लियामेंट कोई भाषण देने की जगह नहीं है, पार्लियामेंट कोई बिना फैक्ट्स पे बात करने की जगह नहीं है। पार्लियामेंट में आप तथ्य के साथ बात करें, आप जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग की जो व्यवस्था बनी हुई है उसके तहत बात करें। और जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने भाषण दिया पार्लियामेंट में, कुछ चीजें उन्होंने बातें जो कि रियल में वो विषय है, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने उन बातों को उठाया और जो तर्क उन्होंने दिए, वो तर्क जनता को समझ से परे है। और जहां तक रही बात की इस पूरे भाषण की विश्लेषण और समीक्षा करने की, तो मैं तो एक लाइन में कह सकता हूं कि ये एक ऐसा भाषण था जैसे लग रहा था कि कोई नया नवेला राजनीति में आया हो और उसको एक स्क्रिप्ट दे दिया गया हो, और वो स्क्रिप्ट देख के पढ़ रहा हो कि हाँ मैं कुछ ट्रेंड होके आया हूं। बस मैं यही कह सकता हूं। ठीक है, एक मेरा छोटा सा काउंटर क्वेश्चन है। जिस तरीके के भाषा का प्रयोग राहुल गांधी करते हैं, खासकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ, जो कि पिछले 10 साल से भारत के प्रधानमंत्री हैं, और बट ऑब्वियस है कि राहुल गांधी से एज में बहुत बड़े हैं, उनके भाषा पे भी मोदी जी ने कमेंट किया है कि ये इनके संस्कार दिखाता है। तो क्या ये हार की हताशा है, या राहुल गांधी चूंकि जब से पैदा हुए हैं तब से पॉलिटिक्स के सेंटर में रहे हैं, उसकी वजह से वो किसी की भी वैल्यू देने को तैयार नहीं है, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो? रोहित जी, आपको याद होगा, सब जानते हैं, सब क्रिकेट देखते हैं, वेस्ट इंडीज एक जमाने का क्रिकेट का बहुत दिग्गज टीम था। वेस्ट इंडीज 3 बार लगातार वर्ल्ड कप का मैच जीता, और जब वेस्ट इंडीज चौथी बार में वर्ल्ड कप जब हारा है, तो वेस्ट इंडीज के जो प्लेयर्स थे, मैं पढ़ा कि वेस्ट इंडीज के जो प्लेयर थे उनको ये लग रहा था कि मैं कैसे हार गया, मैं तो हार ही नहीं सकता था क्रिकेट में। उसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को लग रहा है कि वो हार ही नहीं सकते थे इस देश में चुनाव, और वो सत्ता से कभी बाहर जा ही नहीं सकते थे। ये कैसे चले गए? मतलब सत्ता उनकी जागीर थी, और देश की जनता वो जो चाहते थे। आपने कांग्रेस के अन्य नेताओं का भी भाषण देखा होगा, जिस प्रकार से खड़गे जी ने कहा कि मुझे तो यहाँ पहुंचाने वाले ये हैं। मतलब जिस प्रकार की राजनीति और जिस प्रकार की मानसिकता रही है कांग्रेस के नेताओं की, उससे कांग्रेस के नेता तो बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। और राहुल गांधी जो पिछले 15 वर्षों में उन्होंने जो भाषण उनसे सीखा, जो एक कह सकते हैं ना कि जो उनके वो थे प्यादे, मैं इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, जो उनके लोग थे, जो उनके गुलाम थे, उनसे जो भाषण देने की कला सीखी, वो जो स्पीच एडवेंचरिज्म थी वो निकल के आई। बस कुछ नई चीज इसमें, और कोई वैसी फैक्ट्स नहीं थी। और बहुत काबिल होते, बहुत अच्छे होते, बहुत जनता में पकड़ होती, बहुत मोदी ने खराब काम किया होता, योगी ने, बीजेपी ने,
तो कांग्रेस पार्टी आज सत्ता में होती। ठीक है अमन जी, जिस तरीके से राहुल गांधी ने बीजेपी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ, और जो उनका अटैक था वो सीधा हिंदुत्व के खिलाफ था या बीजेपी के हिंदुत्ववादी मानसिकता के खिलाफ था, आप इसमें से किस स्टेटमेंट को सही मानते हैं? उन्हें अल्पसंख्यक का वोट चाहिए था। अल्पसंख्यक लोगों को कह रहे थे कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो आपके लिए ये कर देंगे। वो कह रहे थे कि अल्पसंख्यक अगर हमारी सरकार बनती है तो हम पूरी तरह से आप लोगों का समर्थन करेंगे। और हिंदुत्व, राहुल गांधी को लगता है कि हिंदुत्व जो है, भाजपा, हिंदू जो है वो 80% भाजपा को वोट दे रहे हैं और वो नेचुरल दे भी रहे हैं। हम सनातनी है, हम लोग दे रहे हैं वोट, भारतीय जनता पार्टी को सब लोग दे रहे हैं वोट। और ऐसा कुछ भी नहीं है, विकास के नाम पे वोट दिया जा रहा है। देश को आज किस चरम सीमा पे हमारे प्रधानमंत्री जी ले गए हैं, जीडीपी कितना बढ़ चुका है। कोई भी अगर अटैक होता है तो आप ये देख लीजिए, हमारा देश उस जगह पे खड़ा रहता है। चाहे यूक्रेन में जब हुआ था तो हमारे देश के स्टूडेंट्स थे, उनको किस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी और जनरल वीके सिंह जी वहां से लेके आए। तो ये सब चीजें हैं। एक छोटे सा सवाल है आपसे, आपने कहा कि 80% हिंदू आज के डेट में बीजेपी को वोट देते हैं। अगर 80% हिंदू बीजेपी को वोट दिए होते तो आप 400 सीट नहीं, जो अविरल जी बोलते थे ना 5 बजे 500 पार, वो 5 बजे 500 पार कर देते हैं। आपको इस बार ना ढंग से SC ST का वोट मिला है, ना आपको यादव का वोट मिला है। यूपी में आप सवर्णों के वोट से भी हाथ धो बैठे हैं। इस बार के चुनाव में राजपूतों ने आपको बिल्कुल वोट नहीं दिया है उस क्षेत्र में। रोहित जी, पहली बात तो ये कि इस बार जो इलेक्शन था उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के अंदर 2 पार्टियां जिनको अल्पसंख्यकों का वोट मिलता था, जो वोट उनका डिवाइड होता था, कांग्रेस में और सपा में जाता था अल्पसंख्यक वोट, मुस्लिम वोट, वो वोट एक तरफा जो है वो इंडिया गठबंधन को मिला। हमारा वोट तो भाई था। और जो व्यक्ति जिसको टिकट दिया गया तो उसके कुछ फॉलोअर्स थे, उसकी जाति के कुछ लोग थे। कोई भी व्यक्ति अगर खड़ा होता है तो उसके भी कुछ वोट होते हैं, कुछ उसके अपने पर्सनल वोट होते हैं, पर्सनल लोग होते हैं जो पार्टी से हटके वोट करते हैं। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में कुछ भगवान के फोटो दिखाए। उन्होंने एक तरीके से राम के खिलाफ शिव जी को खड़ा कर दिया, यानी कि जैसे जय श्री राम का नारा जो बीजेपी लगाती है, उन्होंने शिव जी को बीजेपी के खिलाफ खड़ा कर दिया। कहीं ये आपके लिए फियर फैक्टर तो नहीं बन रहा जिसकी वजह से मोदी जी परेशान है? ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बात तो लोकसभा के अंदर कोई भी भगवान की फोटो या कोई भी फ्लैग, कोई भी झंडा, कोई भी चीज दिखानी उसके रूल के खिलाफ है और इसका विरोध भी किया गया। उन्होंने जो बातें कही उससे पहले हमारे साथियों ने बता दिया है कि सब झूठ था। अग्निवीर में पैसे, आपने खुद ही बताया कि अग्निवीर में जो शहीद हुए उन लोगों को कितना पैसा मिला है, 1 करोड़ से ऊपर मिला है। माननीय हमारे राजनाथ सिंह जी ने भी इसका विरोध किया था। तो ऐसा कुछ भी नहीं। आ रहा हूँ आपके पास दोबारा। सत्यप्रकाश जी बोलिए, कुछ बोल रहे थे आप, जल्दी से। रोहित जी, बुर्का पहन के आप भगवान भोले शंकर या भगवान राम की तस्वीर लेके खड़ा रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी बुर्का ही आपकी पहचान है। बस राहुल गांधी के लिए मैं ये कहूँगा। ठीक है खुराना साहब, जिस तरीके से मोदी जी ने पलटवार किया है राहुल गांधी पे, आप उसको कैसे समीक्षा करते हैं और राहुल गांधी के भाषण की आप कैसे समीक्षा करते हैं? पहली बात तो ये है, मैं आपको थोड़ी करेक्शन कर दूं। आपने शुरू में जो राहुल गांधी के लिए बोला है ना कि मंदबुद्धि बोला है, मंदबुद्धि बालक नहीं बोला, उन्होंने बोला है बालक बुद्धि। पहले इस बात को करेक्ट कर लीजिए। दूसरी बात, अब आपके मुद्दे पे आते हैं। देखिए, ऐसा होता है, ये सारा जो खेल है ना, किसी की भी, हम जो लोग बैठे हैं, मानसिकता की सोच है, कौन किस मानसिकता का है। एक बाहर जो चौकीदार बैठता है एक सेठ के यहाँ, उसकी 5 करोड़ की लॉटरी निकल आई। अब उसने सेठ को बोला, सेठ मेरी लॉटरी निकली है 5 करोड़ की। सेठ ने बोला बड़ी अच्छी बात है, क्या करेगा? बोला सामने वाला बंगला खरीदूंगा आपके। बोले बहुत बढ़िया। कह रहा बंगला तो खरीद लेगा भाई, करेगा क्या? कह रहा बाहर चौकीदारी करूंगा, साहब जी चौकीदारी करूंगा बाहर।
तो राहुल गांधी की मानसिकता, देखिए खेल सारा मानसिकता का है, रहनी वही है। देखिए पार्लियामेंट के जो उसका भाषण है, अगर गौर से आप देखो, उसने जो फैक्ट, देखिए आप क्वेश्चन उठाते हैं, उसका जवाब आपको चाहिए, ठीक है, आप जवाब की वेट करिए। असल में तो जो बहस है, जो डिबेट है, उसका आत्मा तो यही है ना। आपने कोई प्रश्न किया, उसका जवाब चाहिए आपको। मैंने प्रश्न किया सत्यप्रकाश जी उसका जवाब दें, मेरे सुनने की हिम्मत होनी चाहिए। लेकिन यहाँ सवाल उठा के आप शोर मचा रहे हो, ये अनपार्लियामेंट्री जो इतनी देर किया है, ये गलत है। ये आपको मानसिकता बताता है कि आपको अगर विपक्ष का नेता चुना भी गया है, लेकिन वो आपकी मानसिकता तो शाह जी वाली है। ठीक है, आप उसके ठीक है, मैं ऊपर ही फिर नहीं उठ आता पा हूँ। रहे। ठीक है सत्यप्रकाश, जिस तरीके से मोदी जी ने इस बार दो बातों का जिक्र किया जिसको इंटरकनेक्ट करके देखा जा सकता है। एक, उन्होंने कहा कि जो 2024 में वो जीत कर आए हैं, इस बार वो 0 टॉलरेंस रखेंगे करप्शन के खिलाफ, और जो करप्शन के खिलाफ कार्रवाई है उसको तेज किया जाएगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस के प्रोपोगेंडा है, कांग्रेस का जो प्रोपोगेंडा, उसका जवाब उसी के तरीके से दिया जाएगा। तो क्या ये राहुल गांधी के लिए एक समस्या है? क्या ये राहुल गांधी के लिए एक वार्निंग है? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अभी पार्लियामेंट की जो प्रॉपर फंक्शनिंग है, जो नए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत के आए, जो मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने तो अभी ठीक से चार्ज भी नहीं लिए। अभी तो उन्होंने कार्रवाई शुरू भी नहीं की है। जब नेक्स्ट सेशन मुझे लगता है 24-25 जुलाई से है बजट सेशन, आप देखेंगे रोहित जी, उसके पहले आपको कुछ ना कुछ कोई वैसी बड़ी कार्रवाई दिखेगी जो संदेश संसद से प्रधानमंत्री जी ने दिया। आरंभ खुराना साहब की संकेत जी ने कुछ नहीं बोला। आपको याद होगा कि 2019 में 18 में भी मोदी जी ने एक संदेश दिया था कि अब भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, और 18 के बाद से आप कैलकुलेट कीजिए, करीब 3800 ईडी के छापे पड़े, ईडी और सीबीआई के और एनआईए के। और अगर देश का प्रधानमंत्री संसद में अगर खड़ा होकर ये बात कह रहा है, तो इसका आप हल्के में, इसका ये आप नहीं कह सकते कि वो हल्की बात है और कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर देश के प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में ये बात कही है तो संकेत स्पष्ट है, और आने वाले समय में आप केवल ये ईडी, सीबीआई और एनआईए की ही कार्रवाई नहीं देखेंगे, आप देखेंगे कि जो बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिया पे भी कार्रवाई होगी। जिस प्रकार से इन्फिल्ट्रेशन बांग्लादेशियों की बढ़ी है, खास करके बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में, आप देखेंगे कि बहुत जल्द उस पर कोई बड़ी कार्रवाई होने वाली है, और मुझे लगता है कि शायद 24 तारीख के पहले होगी। ठीक है संकेत जी, एक बात बताइए मुझे, जिस तरीके से पार्लियामेंट में विपक्ष के नेताओं ने मोदी जी के पूरे भाषण के दौरान एक सतत जो है शोरगुल मचा के रखा, और फाइनली जो है राज्यसभा के जो स्पीकर है उनको बोलना पड़ा कि अगला 5 साल हम ऐसा नहीं देख सकते, ऐसा संसद नहीं चला सकते। तो आप क्या समझ रहे हैं, जिस तरीके से विपक्ष बिहेव कर रहा है या जिस तरीके से मोदी जी पे अटैक कर रहा है, आप इसको लोकतंत्र की जीत मानते हैं, विपक्ष की यूनिटी मानते हैं, या विपक्ष के द्वारा एक तरीके का ये पार्लियामेंट नहीं चलने देने का एक बहाना या रोड़ा अटकाने का तरीका समझते हैं? मेरे को ये लगता है कि ये जो विपक्ष है अभी, ये लोकतंत्र के नाम पर इस देश का दुर्भाग्य है। यहाँ जनता की भावनाओं के साथ में खिलवाड़ किया जाता है। यहाँ पर जो माननीय है, खास तौर पे विपक्ष वाले, उनको जनता की समस्याएं सुलझाने के लिए लोकतंत्र के मंदिर में भेजा जाता है, न कि स्वयं एक समस्या बन जाने के लिए। तो वहां पर मैं ये भी बताना चाहता हूं आर्थिक दृष्टिकोण से कि 16 करोड़ रुपए संसद चलने का 1 घंटे का खर्चा है। वहां वॉकआउट करना, ऊधम मचाना, चीखना चिल्लाना, किसी प्रश्न के उत्तर अगर प्रधानमंत्री देना भी चाह रहे हैं तो न देना, अगर नहीं दे रहे तो भी ऊधम मचाना, हर मतलब एक कैओटिक सिचुएशन क्रिएट करके रखना, ओवरऑल ये सही मायनों में लोकतंत्र के लिए खतरा है।
अगर कोई है तो ये विपक्ष है, ना कि सत्ता पक्ष जैसा विपक्ष आरोप लगा दिया है। ठीक है, लेकिन एक स्ट्रांग विपक्ष का तो लोकतंत्र के लिए होना जरूरी है ना। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए तो एक स्ट्रांग विपक्ष होना चाहिए। तो अविरल चीखना जी तो है, हंस रहे हैं, इन्होंने तो बाबा जी का टीका जब से लगाया है इनकी हंसी रुक नहीं रही। चीखना है साहब। स्ट्रॉन्ग बोलिए अपोजिशन बोलिए। का अर्थ चीखना होता है। नहीं नहीं, मेरा सवाल कुछ और है। चीखना तो मैंने पहले ही बोला कि चीखना ठीक नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या स्ट्रांग विपक्ष का होना जरूरी है कि नहीं है, ये बताइए लोकतंत्र के लिए। ऑफ कोर्स हमने हम पहले बता देता हूं, तो आप टीके की बात करते हैं, आपको पता है। लगा के आपको एनर्जी मिली है, ये टीका लगा के आप एनर्जी लेकर एक बार में एक आदमी, संकेत जी के बाद मैं सीधे आपके पास आ रहा हूँ, आपका टीका अच्छे से लगाऊंगा, रुकिए आप। आ रहा हूँ खुराना साहब संकेत जी के बाद। संकेत जी एनर्जी से फुल है। संकेत जी जल्दी से 30 सेकेंड। जी मैं ये कहना चाहता हूं कि दरअसल एग्जैक्टली जो आप मेरे से प्रश्न कर रहे हैं कि वो मतलब स्ट्रांग लोकतंत्र होना अच्छी बात है, स्ट्रांग लोकतंत्र में स्ट्रांग विपक्ष होना, हाँ बिल्कुल है, पर ये स्ट्रांग विपक्ष है कैसा? ये तो ये बंच ऑफ मतलब उन लोगों की तरह है जो लोग चीखते चिल्लाते ज्यादा हैं, और ये सिर्फ चीखते चिल्लाते नहीं है, ये सिर्फ एक धर्म को पिन पॉइंट करते हैं। कोई आज से नहीं कर रहे, ये जब सत्ता में थे तब से करते आए हैं। ये कार्यक्रम तो 1947 से चला आ रहा है, जब नाम पंडित रखा जाता था, लेकिन कहा जाता था बाय मैटर ऑफ चांस आई एम अ हिंदू। ये मैटर बाद में भी चला, तब भी अल्पसंख्यकों की मदद करी गई, तब कहा गया बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। तो ये यहाँ पर कोई विपक्ष नहीं है, यहाँ पे एक कम्युनिटी का एजेंडा चलाया जा रहा है, और हमें संविधान के नाम पे धमकाया जाता है। और मैं इंडिपेंडेंट प्रवक्ता नहीं, केसरी रक्षा फाउंडेशन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। धन्यवाद। ठीक है। और विरल जी, एक तो आपने टीका लगा रखा है और केसरिया फाउंडेशन के सारे कार्यकर्ताओं को भी टीका लगवा दिया आपने। तो आपसे मेरा एक बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए, मैं एक जेन्युइन सवाल पूछ रहा हूँ आप लोगों से। राहुल गांधी से मोदी जी इतना डरते क्यों हैं, घबराते क्यों हैं? देख खुराना जी उत्तर दे रहे हैं इस विषय का। मुझे आपने पूरा टीका जो है लगता है कि यूज नहीं किया अभी। खुराना साहब आप भी लगवा लीजिए, किसने मना करा है? एक आदमी एक टाइम पे प्लीज। मेरा ये मानना है कि कुछ बड़ा होने वाला है, जो सत्य प्रकाश जी कह रहे हैं। वो बड़ा क्या होने वाला है मैं आपको बताता हूँ। बताइए। आपके चैनल पे शायद धमाका हो जाए। इटली से अगस्ता उसकी फाइल आ गई है। हाँ जी, हाँ जी, ये होने वाली है, मुझे मालूम है। कोर्ट पेपर नहीं आई, ट्रू कॉपी नहीं आई, कोर्ट की कॉपी नहीं आई। ऑफिशियली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो ट्रीटी है उसके कारण आई है, जिसके कारण उसकी लीगल फाउंडेशन सारी स्टैंड करती है। एक अगस्ता उसके में आपको अगर याद होगा, मिशेल क्रिश्चियन जो भी था वो मिशेल, वो अभी जेल में है पिछले 5 साल से। उसको छुड़वाने के लिए वो इंग्लैंड से अरेस्ट हुआ है, क्योंकि अगस्ता ये जो वेस्टलैंड का हेलीकॉप्टर है, वीआईपी जो बोलते हैं, जो भी है वो इंग्लैंड का है। इंग्लैंड का है, बट इटली की इन्वॉल्वमेंट है। अब क्योंकि इटली ने दे दिया है ऑफिशियली, तो जो ट्रीटी इटली के साथ हुई है वो हमें इंग्लैंड के साथ भी स्टैंड कर। अगस्ता वेस्ट लाइन वाला भी जो है बहुत तेजी से बढ़ेगी, और जो इनका वो बिल्डिंग वाला मैटर है न्यूज़पेपर वाला, अभी वो उसको साइड, नेशनल हेराल्ड को साइड पे रखते हैं, पहले इसी पे रहते हैं। तो वो उसको इंटरनेशनल प्रेशर है, यूके से भी प्रेशर है, इंटरनेशनल प्रेशर भी है कि उसे क्रिश्चियन मिसाइल को छोड़ा जाए। अब उसको छोड़ने के लिए बार बार कहा जा रहा है, ट्रायल पे 5 साल हो गए रखा हुआ है। और इधर ये दोनों उसमें, क्योंकि वीवीआईपी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है, और उसके एयरफोर्स वालों का इन्वॉल्वमेंट है, और कुछ सेक्रेटरी हैं उनका इन्वॉल्वमेंट है। वो सारी फाइल आई है, उस फाइल पे काम कोर्ट में शुरू हुआ है। कीप माय वर्ड, वो काम कोर्ट में शुरू हुआ है। वो क्योंकि मोदी जी ने जो इशारा दिया है, नहीं बल्कि बोला है, पहले तो इशारा देते रहे हैं, इस बार पार्लियामेंट में उन्होंने बोल दिया है कि इस बार जो जैसे जिस भाषा में चाहेगा उस भाषा में हम जवाब देंगे, उसी तरीके से। ये मुझे लगता है उसकी एवज में जो राहुल गांधी ने ज्यादा शोर मचाया है या कांग्रेस मचा रही है। आप देखो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया,
ठीक है। उसका डिजिटल मीडिया कितना जबरदस्त वो कर रहा है कैंपेन। मैं आपको लास्ट में सत्य प्रकाश जी 5 सेकंड इस पूरे उसके ध्यान बटाने के लिए, पार्लियामेंट ना चलने के लिए, उसका कारण अगस्ता ये हेलीकॉप्टर वाला भी है और ये नेशनल एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट रहा है। मैं सोच रहा हूँ क्योंकि टाइम का अभाव है तो सत्य प्रकाश आप ही से पूछ लेता हूँ। जिस तरीके से आर्मी के ऊपर कांग्रेस और विपक्ष के लोग लगातार प्रहार करते आ रहे हैं और जिस तरीके से अग्निवीर को बदनाम किया गया, और वो ये जो विपक्ष है वो चाहता नहीं है कि अग्निवीर में नई बहाली हो, क्या जिस तरीके से मोदी जी ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहा है कि ये जो है चाइना और पाकिस्तान को मदद कर रही है विपक्ष, आप मोदी जी इन्होंने तो पहला से पहले भी सवाल पूछा था। आप मोदी जी की इस स्टेटमेंट से कितना सहमत है और इसमें आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए रोहित जी, आपको याद होगा सीए, आपको याद होगा किसान बिल, इन दोनों का विरोध कांग्रेस पार्टी की। अग्निवीर का विरोध भी कांग्रेस पार्टी की और विपक्ष के नेताओं ने किया। तो सरकार अगर कोई पॉलिसी ला रही है तो विपक्ष का काम है, लेकिन यहाँ तो सवाल ये उठ रहा है कि विपक्ष किस हद तक विरोध करेगी कि वो राष्ट्र का ही विरोध करने लगी, मतलब राष्ट्र हित में बन रही पॉलिसी का ही विरोध करने लगी। और आपको मैं एक चीज और बताता हूँ, आपने भी, खुराना जी ने एक बात कही कि अगुस्टा वेस्टलैंड की फाइल आ गई 2022 में। आपको याद होगा यूके अवस्थी के यहाँ पे ईडी की रेड पड़ी थी, जो इफ्को के चेयरमैन रहे हैं यूएस अवस्थी का बेटा जॉर्डन की एक कंपनी का मालिक है ओमनिको, और जॉर्डन की जेल में बंद है वालिद कुर्दी। और वालिद कुर्दी ने वहां के कोर्ट में एक स्टेटमेंट दिया, एफिडेविट, जिसमें उसने बकायदा कांग्रेस के एक बड़े लीडर का नाम भी लिया है। और ये भी तैयारी चल रही है कि उस स्टेटमेंट की ऑफिशियल कॉपी आप जल्द देखेंगे, मीडिया में आने वाली है। मैं जो इंटरनेशनल मीडिया में मैंने जो हल्की खबर पढ़ी है, और वो अगर स्टेटमेंट भारत में आती है तो कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा डिबेकल होने वाला है, क्योंकि उसने जो स्टेटमेंट दिया है उसने वालिद कुर्दी ने यूएस अवस्थी का नाम लिया और जॉर्डन की कंपनी ओमनिको का नाम लिया है। और उसने ये कहा है कि 2006 से लेकर 2012 तक भारत में यूरिया जो भारत सरकार किसानों को देती थी, उस यूरिया को चोरी करके इफ्को कंपनी के माध्यम से ओमनिको कंपनी को दी गई और बेची गई। और उसी केस में वालिद कुर्दी को वहां सजा हुई। और तो कांग्रेस का जो नेता है उसका नाम हम नहीं ले सकते हैं अभी? नहीं, नाम तो ले सकते हैं, लेकिन जब तक सामने चीजें ना आ जाए, मैं संभावना बस ये जान लीजिए कि कांग्रेस की सबसे बड़ी नेत्री है, बस मैं ये कह रहा हूँ। वीवीआईपी सोनिया गांधी। और ये कोई भी हो सकता है, आप मीडिया के हैं, आप तो इंटरप्रिटेशन कुछ भी कर सकते हैं। अविरल जी हंस रहे हैं। और वही नहीं, अगस्ता वेस्टलैंड के साथ साथ नेशनल हेराल्ड केस में आप देखेंगे इस, और एक चीज और मैं आपको बता दूं, इस बार मोदी का जो हिंदुत्व है वो, और हिंदुत्व आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और एग्रेसिव हिंदुत्व के ऊपर जो है अपना प्रचार करेगी, एग्रेसिव हिंदुत्व के आइडियोलॉजी के साथ चलेगी। अविरल जी मेरी बात से सहमत होंगे? जिस प्रकार से टीका लगा लिया और अभी तक बाबा जी का नाम एफआईआर में नहीं आने दिया। अब ये तो अविरल जी बता पाएंगे। ठीक है। नहीं, देखिए इस प्रकार के उदाहरण तो आप खैर देते रहते हैं, ये आपकी निजी आदत है, लेकिन इस विषय में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। तक बात है सोनिया गांधी की, गांधी परिवार की, गांधी खानदान की, कांग्रेस पार्टी की, तो इन्होंने जिस प्रकार से 60 साल तक देश को लूटने का काम किया, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया, अनेकों घोटाले इनके द्वारा किए गए, ये सबको मालूम है, किसी से नहीं छुपा है। चाहे डीएलएफ की आप बात कर लीजिए, 2G की आप बात कर सकते हैं, 2G को आप देखिए, कॉमनवेल्थ घोटाले को आप देख सकते हैं। तो ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी है, हम सबका साथ सबका विकास करते हैं, सबके हित में काम करते हैं, इसीलिए सब हमें वोट देते हैं। यही इसके पीछे एक मात्र कारण है। अविरल जी एक छोटा सा जवाब दीजिएगा हाँ या ना में। 2014
2014 में जब मोदी जी आए थे सत्ता में, तो उसके पहले उन्होंने एक बड़ा कैंपेन किया था कि जीजा जी चोर हैं, जीजा जी चोर हैं। वो कौन जीजा जी थे, कौन से जेल में बंद है? नहीं नहीं, ये तो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। और उसके साथ साथ ये बाबा जी की जो आप टीके की बात कर रहे हैं, ये किस टीके की बात कर रहे हैं, ये भी कम से कम खोल दीजिए। अविरल जी, आप रोहित जी ने जो आपसे सवाल पूछा उसका मैं जवाब दे दूं। इस बार जीजा जी, साला जी और सास जी तीनों का नंबर आ चुका है। रोहित जी, आप लिख लीजिए ये बात। ठीक है, यानी कि जीजा जी इस बार भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के पास केवल एक ही एजेंडा है। आपको मैं बता देता हूं, राष्ट्र प्रथम, और जितनी पॉलिसी और जो भी उनके मैनिफेस्टो में है वो सारी चीज लेके आएंगे। और जो पार्टियां विरोध करेगी, जो पार्टियां अपने सपोर्ट विड्रॉ करेगी, उसी समय देश में मध्यावधि चुनाव होगा। मैं आपको बता देता हूँ, ये मैं भी अपनी ओपिनियन इसलिए दे रहा हूँ जो मैंने अभी तक रिसर्च किया है। बीजेपी के नेताओं का माइंडसेट, उनकी जो स्पीच, किसी के भाषण में कोई कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, और क्लियर है कि विड्रॉ होगी। कोई भी पार्टी विड्रॉ करती है, या तो भारतीय जनता पार्टी 24-25 और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ले आएंगे अपने पाले में, या तो जिस दिन विड्रॉ होगी उसी दिन चुनाव आप देखेंगे कि डिक्लेयर हो जाएंगे। आप ये मान लीजिए। ठीक है, तो देखिए कुछ लोगों में तो इम्पोर्टेड कॉन्फिडेंस, एक मिनट आप सुन लीजिए, कुछ लोगों में इम्पोर्टेड कॉन्फिडेंस आता है और वो इम्पोर्ट किया जाता है इटली से कॉन्फिडेंस। लेकिन यहाँ जो कॉन्फिडेंस आता है वो जनता से आता है, हम कहीं इटली से नहीं, चीन से लाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो जैसा कि सत्यप्रकाश जी ने कहा, पहला कि सास जेल में, दामाद जेल में और साला जेल में। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ अविरल जी कि ये बाबा हरि जी कब जाएंगे जेल में, जिनका टीका आपने लगाया हुआ है, और पता नहीं आपका एक और संकेत जी के संस्थान ने भी टीका लगाया हुआ है जिसका। रोहित जी, आप तो अविरल जी को भी आपने हिंदुत्व का टीका लगाया है, कृपया करके हमारे साथ। संस्थान के विषय में कुछ ऐसी टिप्पणी न करिए कि त्रिनेत्र हमें खोलना। प्लीज, एक बार में एक आदमी, प्लीज, दो आदमी एक साथ नहीं। ये माइक म्यूट कर देते हैं रोहित जी, अगर रोहित जी के विषय में बोलोगे तो माइक म्यूट हो जाएगा। संकेत जी का माइक म्यूट हो चुका है। आप अटैक कर रहे हैं, अब वो भी अटैक करेंगे तो सुनाई नहीं देगा ना। एक बार में एक आदमी क्लियर अटैक। उनका अटैक आप ले लीजिए, उनका अटैक आप ले लीजिए, अटैक नहीं कर रहा। ठीक है, आप अच्छे पॉलिटिशियन हैं, आप चाहते नहीं है कि आपका हाथ गंदा हो। इसमें गंदे और साफ होने की क्या बात है? मैं तो हिंदुत्व के लिए लड़ रहा हूँ। अगर लड़ाई कोई व्यक्ति माननीय होके पार्लियामेंट में कहता है कि हिंदुत्व का अर्थ हिंसात्मक होता है, हिंसा ये वो अटसट, तो हम लोग एक साथ नहीं मिलते क्या? और आप अभी बाबा पे इतने आरोप लगा रहे हैं जहां पे नेग्लिजेंस का मैटर है। आपको नॉलेज के लिए बताता चलूं, दिल्ली के शाही इमाम के खिलाफ 63 नॉन अवेलेबल वारंट है, फिर भी अरेस्ट नहीं हुआ। ठीक है सर, ठीक है। खुराना साहब जल्दी से अपना क्लोजिंग कमेंट दीजिए, फिर अमन जी का क्लोजिंग कमेंट लेंगे, फिर जल्दी से। मेरे दो पॉइंट हैं टॉपिक पे। पहली हाँ, टॉपिक पे ही है, मैं पार्लियामेंट में ले जा रहा हूँ आपको। क्या अब हमें रशीद इंजीनियर और अमृतपाल को माननीय सदस्य बोलना पड़ेगा? आज जीत के गया, माननीय सदस्य बोलना पड़ेगा आपको। आपको भारत का संविधान अगर मानते हैं तो करना पड़ेगा। हमारा दुर्भाग्य है। और दूसरी बात, लास्ट कमेंट है, क्या अब लोकसभा के विपक्ष का नेता, जो कि कई कमेटियां की सिलेक्शन में होता है, कई चीजों में वो अपना ऑडिट में जा सकता है, देख सकता है, पूरे वो कर सकता है, तो क्या राहुल गांधी से फियर नहीं शुरू हो गया होना चाहिए कंट्री को कि ऐसा अनमेच्योर आदमी इन सीक्रेट चीजों में जाएगा, उनकी सिलेक्शन में जाएगा? ये बड़ी चिंता का विषय है। ठीक है, ठीक है। अमन जी, जैसा कि अभी खुराना साहब बोल रहे हैं, हिंदुत्व पे जिस तरीके से राहुल गांधी ने अटैक किया है, और हिंदुत्व जिस तरीके से बीजेपी क्या जितने भी नेशनलिस्ट पार्टी है उनके लिए कोर एजेंडा रहा है। तो एक छोटा सा कि आप क्या सोच रहे हैं कि कैसे आप राहुल गांधी के लगातार हिंदुत्व पे जो अटैक है उसको कैसे बीजेपी काउंटर करेगी, क्या प्लान है? देखिए,
प्लान कुछ भी नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि संसद के अंदर जो उन्होंने हिंदुत्व के ऊपर हमला किया, हिंदू लोगों को बताया कि ये लोग काम नहीं कर रहे हैं या जैसा भी है। और दूसरी चीज ये है कि आज इन्होंने, जब प्रधानमंत्री जी का भाषण चल रहा था, तो उसमें भी विपक्ष में है तो विपक्ष में उनको बात सुननी चाहिए थी प्रधानमंत्री जी की, और वो वॉकआउट कर रहे हैं और राहुल गांधी जी उनको बता रहे हैं, हिंट कर रहे हैं सारे जितने भी एमपी हैं उनको। तो ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। आप विपक्ष में हैं तो विपक्ष में तो आप जब पक्ष के लोग बोले तो उनकी बात को सुननी चाहिए। ये कहाँ का विपक्ष है? और ठीक है, तो इसी के साथ आज का प्रोग्राम आज यहीं पे समाप्त करते हैं, और उम्मीद करते हैं, जैसे मोदी जी ने अपने भाषण के लास्ट में बोला कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि राहुल गांधी को सुबुद्धि मिले, तो मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि राहुल गांधी को तो सुबुद्धि मिले ही मिले। ये जितना यूपी के बीजेपी के नेता लोगों ने जो बाबा जी का टीका लगाया, उनको भी सुबुद्धि मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। सबसे पहले तो आपको मिलनी चाहिए, मैं इसके लिए प्रार्थना करता हूँ। सबसे अहले कलम हो